हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं RTMNU बीकॉम 6 सेमेस्टर के इंडियन इकोनॉमिक्स का थर्ड यूनिट, जो कि है इंडियन सर्विस सेक्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड। पहला टॉपिक है हमारा सर्विस सेक्टर इन इंडिया। टर्शियरी सेक्टर 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर ज़्यादातर सर्विसेज को इंक्लूड करता है, यानी जहाँ पर कोई एंड प्रोडक्ट नहीं होता है, सिर्फ आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हो और वो सर्विस से लोगों को फ़ायदा होता है। इस सेक्टर में कौन कौन से सर्विसेज इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ट्रेड, होटल, रेलवे, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ड्वेलिंग, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, इस तरीके के। और अगर हम इसे क्लासिफाई करें, सर्विस सेक्टर को अगर हम क्लासिफाई करें तो इसके 2 तरीके निकलते हैं। पहला है इकोनॉमिक सर्विस, दूसरा है सोशल सर्विस। इकोनॉमिक सर्विसेज में आता है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट के काफ़ी सारे टाइप होते हैं, जैसे कि रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, और ये सारी ही चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। स्टोरेज गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारे जो स्टोरेज है वो गवर्नमेंट के तरफ से स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। फिर कम्युनिकेशन भी हमारे इकोनॉमी के लिए एक वाइटल सर्विस है, जैसे कि पोस्टेज, टेलीग्राफ, टेलीकम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये सारी जो सर्विसेज होती हैं ये कम्युनिकेशन में आती हैं। ये था हमारा फर्स्ट टाइप इकोनॉमिक सर्विसेज में। सेकंड है ट्रेड, होटल एंड टूरिज्म। ट्रेड सर्विसेज में दोनों इंक्लूड होते हैं, डोमेस्टिक भी और फॉरेन भी। डोमेस्टिक ट्रेड यानी कि डिफरेंट एक ही कंट्री में डिफरेंट स्टेट या सिटीज़ में जो ट्रेड होता है उसे डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। और फॉरेन ट्रेड यानी कि कंट्री से बाहर अगर दूसरे कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हो, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो वो होता है फॉरेन ट्रेड। और होटल ज़्यादातर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू चलाया जाता है। और टूरिज़्म के लिए बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। फिर थर्ड है हमारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। इकोनॉमिक सर्विस में ही आता है ये भी। बैंकिंग सर्विसेज भी हमारे इंडिया में डेवलप हो रही है धीरे धीरे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी हो रही है। सिर्फ सेंट्रल बैंक यानी कि RBI ही नहीं, तो कमर्शियल बैंक जितने भी हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सारे के सारे हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अहम रोल निभा रहे हैं। और काफ़ी सारे इंश्योरेंस सर्विसेज जैसे कि LIC, GIC और कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस यूनिट जैसे कि टाटा AIG, बिरला सन लाइफ, ये सारे भी हैं जो इंश्योरेंस सर्विसेज में आते हैं। फिर आता है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस में आता है एजुकेशन, हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडिपेंडेंस के बाद से काफ़ी अच्छा बनते जा रहा है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सब चीज़ों में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। बच्चे भी अब ज़्यादातर एनरोल करते हैं, एडमिशन लेते हैं। पहले ऐसा होता था कि बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेते ही नहीं थे, ज़्यादा पढ़ाई होती ही नहीं थी। बट अब क्योंकि एजुकेशन सर्विसेज अच्छे हो रहे हैं, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी बढ़ रहे हैं, और इसीलिए एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अच्छा बनते जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है। इसलिए एजुकेशन भी हमारे इकोनॉमी में अच्छा बनते जा रहा है। फिर है हेल्थ सर्विस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। इंडिया में भी काफ़ी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। हेल्थ सर्विसेज में हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डॉक्टर, नर्स, बेड्स इन हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे इंडिया में रैपिड पेस पे चल रहा है, यानी बहुत ही अच्छी गति से चल रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद BDO, DM, IAS, IPS, IFS और जुडिशियल कोर्ट में आपको अच्छा फंक्शनिंग देखने को मिला है। इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, तो फर्स्ट आता है इसमें शेयर इन नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि हमारे जो सर्विस सेक्टर है ये हमारे कंट्री के नेशनल इनकम में काफ़ी अच्छा शेयर रखता है। अकॉर्डिंग टू 2000 to 2001
48.5% शेयर नेशनल इनकम में हमारे सर्विसेज सेक्टर का ही होता है। भी इंडिया में टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें से 22.9% पीपल इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सेक्टर। फिर हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट ज़रूर डिपेंड करती है। अगर जितना हमारे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज जितनी अच्छी होगी हमारे कंट्री की, उतना ही इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होता है। इसीलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये सर्विस सेक्टर। फिर एक्सपांड्स एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी अच्छा करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि इससे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स भी आपको कैरी करने के लिए मदद करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जैसे ट्रांसपोर्ट की हेल्प लगती है, तो ये भी एक सर्विसेज सेक्टर इंक्लूड करता है। फिर है रिमूव्स रीजनल इम्बैलेंस, ये सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सर्विसेज को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखता है। सर्विसेज सेक्टर की वजह से बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें भी हमारे कंट्री के बैकवर्ड रीजन्स को भी मिलती है। इसीलिए ये हमारे रीजनल जो इम्बैलेंस हुआ है, जहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसे भी ठीक करने का काम करता है। फिर ग्रोथ ऑफ मार्केट, सर्विस सेक्टर बाकी के जो दो सेक्टर है हमारे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, दोनों को हेल्प करता है। और इसी वजह से दोनों जो एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इन्हें प्रॉपर मार्केट मिलता है अपने फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल वगैरह के लिए। फिर है राइज इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर सर्विस सेक्टर अच्छा है, स्पेशली अगर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री की अच्छी है, तो ये आपको इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपांड करने में मदद करता है। और इसीलिए ये फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारे कंट्री का बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सम सोशल सर्विसेज। सर्विस सेक्टर हमारे कंट्री के सोशल सर्विसेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्पोर्ट्स, कल्चरल सर्विसेज, इन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट या एक्सपांशन के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है ये सेक्टर। फिर है हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि सर्विस सेक्टर में आपको एजुकेशन मिलती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी और ईजी और अच्छी बनती है, क्वालिटी लाइफ बनती है। इसीलिए ये सेक्टर को एक अच्छा सेक्टर माना गया है हमारे कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के को बढ़ाने के लिए, और साथ ही ये आपके कंट्री के HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। फिर एक कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर, फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी लोगों को इससे जॉब्स मिलती है। जैसे कि 2008 से 2018 में देखा गया था कि 10 ऑक्यूपेशन जो लार्जेस्ट प्रोजेक्टेड ग्रोथ वाले हैं वो सर्विसेज सेक्टर में ही हैं। 2008 से 18 के बीच में सर्विसेज सेक्टर ने 14.6 मिलियन जॉब प्रोवाइड किए हैं। फिर है GDP, हमारे इंडिया के GDP के लिए काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से कुछ मेजर सेक्टर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एनर्जी सेक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर और पावर इंडस्ट्री। और ये सारी इंडस्ट्रीज़ आते हैं सर्विसेज सेक्टर के ही अंदर। इसमें से भी IT और ITE सेक्टर जो है वो करीबन 9% कंट्रीब्यूट करते हैं GDP में। हमारे जो बेंगलोर, गुड़गांव या पुणे जैसे सिटीज़ हैं, इसके अच्छा नाम होने की वजह भी काफ़ी बार IT ही माना जाता है। और बेंगलोर को तो इंडिया सिलिकॉन वैली नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है GDP में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर हैं, काफ़ी अच्छा डेवलप सर्विसेज सेक्टर है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द सर्विसेज इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री कौन कौन सी चैलेंज फेस करती है? फर्स्ट है कि सर्विस इंटेंजिबल होते हैं, वो देखे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए बायर सर्विस की क्वालिटी नहीं चेक कर सकता है पहले ही, तो इसीलिए उसे हमेशा रिस्क लगा रहता है, वो हमेशा अनसर्टेन रहता है क्वालिटी को लेकर। और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेलर भी अपना सर्विस सही है उसे बताने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए या उसके प्राइस सेट करने के लिए उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
सर्विस इंडस्ट्री में अपने क्वालिटी को डिफ़ाइन करना और इम्प्रूव करना काफ़ी मेजर चैलेंज हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो वैसे भी दिखते हैं तो उसकी क्वालिटी आप पता कर सकते हो, पर सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ी है या कम हुई है ये बताना बहुत ही मुश्किल काम होता है। क्वालिटी चेक रखना इसमें काफ़ी मेहनत का काम होता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी लाना इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। सर्विसेज इंडस्ट्री में आपको कस्टमर का ट्रस्ट जीतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक ट्रस्ट नहीं आता है तब तक वो वापस से आपके यहाँ नहीं आएगा वही सर्विसेज के लिए, इसीलिए ये भी एक चैलेंज होता है। फिर है कि सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन होता है, सिर्फ अपने ही सर्विस इंडस्ट्री, अपने जो अल्टरनेटिव सर्विसेज इंडस्ट्री या फेलो सर्विस इंडस्ट्री है उससे ही नहीं, तो उनके क्लाइंट्स से भी। नेक्स्ट चैलेंज है कि सर्विसेज सेक्टर में मार्केटिंग, ऑपरेशन और ह्यूमन रिसोर्स एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना ये काफ़ी टीडियस टास्क होता है, बहुत कठिन टास्क होता है। और एक चैलेंज सर्विस इंडस्ट्री में ये होता है कि यहाँ पे प्राइस सेट करना बहुत मुश्किल होता है। सर्विस सेक्टर के लिए इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, डेफिसिट बजट ये सारी चीज़ें भी एक मेजर चैलेंज का काम करती है, जिसके वजह से सर्विसेज सेक्टर की कॉस्ट बढ़ती है। सर्विस सेक्टर के मेजर इश्यूज़ क्या हैं? फर्स्ट है पोर्ट सर्विसेज। इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स नहीं है, इसके वजह से थर्ड जनरेशन शिप्स जो होती हैं वो हार्बर में एंटर नहीं कर पाती है। इसके वजह से गुड्स को किसी स्मॉल शिप में बाहर ही ऑफलोड करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे सर्विस सेक्टर का कॉस्ट बढ़ता है। फिर है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनएडिक्वेट है, सिर्फ रूरल एरियाज़ में ही नहीं तो अर्बन एरियाज़ में भी, जैसे कि पावर शॉर्टेज या पुअर कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स एंड रेलवेज़, ट्रैफिक कंजेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसके वजह से सर्विसेज की क्वालिटी पे असर पड़ता है। फिर है कंपटीशन। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जैसे बीपीओज़ या आईटी फर्म्स के लिए काफ़ी कंपटीशन है अदर कंट्रीज़ के मुकाबले, और यहाँ पे कुछ अनफेयर कंपटीशन भी है, वो भी हमारे नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर ही, जिसके वजह से भी हमें हमारे सर्विसेज सेक्टर को बहुत ही इश्यूज़ झेलने पड़ते हैं। फिर है हाई कॉस्ट। इंडिया में सर्विसेज की कॉस्ट काफ़ी हाई है, बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे, जैसे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हाई टैक्स रेट्स। फिर है लेस टैलेंटेड वर्कफोर्स। हमारे कंट्री में लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी बहुत कम है, और इसके वजह से सूटेबल टैलेंटेड या जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है वो हमें नहीं मिल पाते हैं प्रॉपर वर्क के लिए, और ये भी एक इशू हो जाता है सर्विसेज सेक्टर के लिए। फिर यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स काफ़ी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी कॉस्ट में बढ़ावा होता है और वेस्टेज भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है, और इसीलिए भी ये एक प्रॉब्लम है। फिर डिपेंडेंसी ऑन अदर सेक्टर। सर्विस सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होता है उसके रॉ मटेरियल के लिए। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि सर्विस सेक्टर भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और उसकी क्वालिटी में भी असर पड़ता है। फिर इसके लिए सजेशंस क्या क्या है? फर्स्ट है सेटअप नोडल एजेंसी एंड रेगुलेशन। हमारे कंट्री में एक भी ऐसा नोडल डिपार्टमेंट या एजेंसी नहीं है, और फ़िलहाल हमारे कंट्री को ये ज़रूरी है कि हम नोडल एजेंसी या डिपार्टमेंट को सेटअप करें, जिसके वजह से हमारे सर्विसेज सेक्टर भी स्मूथ फंक्शनिंग कर पाए। फिर क्रेडिट फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट फैसिलिटी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट के साथ इस सेक्टर को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपने कैश नीड को पूरा कर सकें। फिर है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने ऐसे एफर्ट्स लगाने चाहिए जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, जिसके वजह से रोड, रूरल बैकवर्ड एरियाज़ के रोड या रेलवेज़ या जो एयर कनेक्टिविटी है वो सुधर पाए। फिर है इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ टूरिस्ट प्लेस। गवर्नमेंट ने इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हिस्टोरिक बिल्डिंग है हमारे कंट्री की उसमें पुअर कंडीशन नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे अच्छा प्लेस बना रहना चाहिए, वो अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन बने रहना चाहिए। इसके वजह से भी इनकम में ग्रोथ होती है। फिर है कंट्रोल कॉस्ट एंड वेस्टेज। सर्विस प्रोवाइडर्स ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनका कॉस्ट कंट्रोल में रहे और रिसोर्सेज का कुछ वेस्टेज हो रहा है तो उसे भी मेंटेन किया जा सके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके।
फिर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सर्विस प्रोवाइडर्स क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसके वजह से उनका कॉस्ट भी बढ़ता है और वेस्टेज भी बढ़ता है और प्रॉफिट बहुत कम होता है। इसके लिए वो ये कर सकते हैं कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दे, जिसके वजह से उनके कस्टमर को भी सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छे से मिलेगा और इसके वजह से कॉस्ट भी कम होगा, जिसके वजह से प्रॉफिट भी सर्विस सेक्टर का बढ़ेगा। फिर है सब्सिडीज़ एंड टैक्स बेनिफिट। इंडिया का कॉरपोरेट टैक्स काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स बेनिफिट्स या सब्सिडीज सर्विस सेक्टर को अलाउ करनी चाहिए ताकि हमारे सर्विसेज सेक्टर का भी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। फिर कोऑर्डिनेशन विद अदर सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर ने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में कोई रिस्क या अनसर्टेनिटी आने वाली हो उससे वो बच सके और बेटर परफॉर्मेंस कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इंडिया के काफ़ी सारे आइटम्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर से एक्सपोर्ट होते हैं। कुछ एक्सपोर्ट्स जैसे कि कंसल्टेंसी, सिविल कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। साथ ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी हमारे इंडिया में काफ़ी बढ़ गया है और इसके साथ ही इंपोर्ट ने भी इंक्रीज़ देखने को मिला है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, फर्टिलाइज़र, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉग्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल एंड इंटरमीडियरीज, ये सारी चीज़ों का इंपोर्ट बढ़ गया है। इसीलिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि इंडिया, ये ज़्यादातर फूड स्टफ्स या रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर होता है। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है वैसे वैसे रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट बढ़ता है। इसीलिए डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, तो उन्हें काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो ऐसा मार्केट ढूंढे जहाँ पे कमोडिटी और रॉ मार्केट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो अपने आइटम्स बेच पाए। कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। पहले देखते हैं इंडियन इंपोर्ट का कंपोजिशन कैसा है। तो इंडियन इंपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहले है बल्क इंपोर्ट। बल्क इंपोर्ट को फर्दर सब डिवाइड किया है 3 कंपोनेंट में, वो है पेट्रोलियम, क्रूड एंड ऑयल प्रोडक्ट। सेकेंड है कंपोजिशन ऑफ गुड्स विच कंप्राइजेस ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स। और थर्ड है अदर बल्क इंपोर्ट आइटम्स, जिसमें आते हैं फर्टिलाइज़र, नॉन फेरस मेटल, पेपर एंड पेपर बोर्ड्स, रबर, मेटालिक ओर्स, आयरन और स्टील। फिर है नॉन बल्क इंपोर्ट। नॉन बल्क इंपोर्ट्स को क्लासिफाई किया गया है कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट रिलेटेड गुड्स एंड अदर नॉन बल्क इंपोर्ट्स जैसे कि आर्टिफिशियल रेजिन्स, प्लास्टिक मटेरियल, प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। फिर आता है ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल इंपोर्ट। ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिया काफ़ी सालों से इंपोर्ट कर रहा है वो होते हैं ट्रेडिशनल आइटम्स ऑफ इंपोर्ट्स। ब्रिटिश पीरियड से इंडिया मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, नॉन फेरस मेटल्स, कैपिटल गुड्स, प्रीशियस स्टोन्स, ये काफ़ी समय से मंगा रहे हैं ब्रिटिश पीरियड से। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल में आती हैं। और इसके अलावा जो भी चीज़ होती हैं वो जो भी चीज़ हम नहीं मंगा रहे हैं बहुत सालों से, बहुत लॉन्ग पीरियड से, तो वो आते हैं नॉन ट्रेडिशनल में। फिर आता है कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। हम एक्सपोर्ट करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर या अलाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि इसमें इंक्लूड होता है कॉफ़ी, ऑयल, केक्स, टोबैको, कैश्यू कर्नल, स्पाइसेस, शुगर, रॉ कॉटन, राइस, फिश, मीट, वेजिटेबल ऑयल्स, फ्रूट वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। फिर आता है ओर्स एंड मिनरल्स में इंक्लूड होता है मैग्नीज, ओर, मिका, आयरन, ये सारी चीज़ें। फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर एंड फुटवियर, हैंडीक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील। फिर आता है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे इंडिया अपने गुड्स एक्सपोर्ट करती है, और ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ से इंडिया अपने
लिए गुड्स इंपोर्ट करती है। तो ये जो डायरेक्शन होता है वो डेस्टिनेशन होता है एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट्स के सोर्सेज को बताता है। इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया ब्रिटिश रूल में था, तो ज़्यादातर हमारा ट्रेड ब्रिटेन के साथ होता था, बट अब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे न्यू ट्रेड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुए हैं, तो अब यूएसए ज़्यादातर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। उसके बाद जर्मनी, जापान और यूके भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स पहले देख लेते हैं। तो अगर आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की स्टडी करना है तो उसके लिए हमारे इंडियाज़ ट्रेडिंग पार्टनर को 5 हिस्सों में, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़, थर्ड है ईस्टर्न यूरोप, फोर्थ है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ एक्सक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़, एंड फिफ्थ है अदर्स। OPEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ का जो शेयर है हमारे इंपोर्ट में वो काफ़ी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। 1960-61 में ये 4.6% था और वही अगर हम 2012-13 की बात करें तो यहाँ पे 38.6% है। ये इसीलिए भी हुआ है क्योंकि इंडिया अभी भी काफ़ी देशों पे डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट के लिए। फिर ईस्टर्न यूरोप का भी अगर हम देखें तो इसका भी इंपोर्ट हमारे कंट्री में काफ़ी बढ़ रहा है, फ्रॉम 3.4%, ये भी 1960-61 में 3.4% था, वही 1980-81 में ये 10.3% गया और 1990-91 में ये 7.8% पे आ पहुँचा। डेवलपिंग नेशंस ज़्यादातर एशिया के इन्होंने भी काफ़ी इंडिया के इंपोर्ट पे शेयर रखा है। ज़्यादातर ये डेवलपिंग नेशंस का अगर हम परसेंटेज देखें इंडियाज़ के इंपोर्ट एक्सपेंडिचर पे 2012-13 का, तो वो 31.3% था। इंडिया के प्लानिंग पीरियड में इंडिया ने मैक्सिमम इंपोर्ट यूएसए से कराए हैं। इंडिया ने इस कंट्री से काफ़ी सारे लार्ज स्केल में काफ़ी बड़े क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और फूड ग्रेन्स इस कंट्री से इंपोर्ट किए हैं, इसीलिए इसका शेयर काफ़ी ज़्यादा है यूएसए का। फिर देखते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट में OECD ग्रुप मेजर पोर्शन रखता है इंडिया के एक्सपोर्ट में। 1960-61 में इसका शेयर 66.1% था और अब 2012 से 13 में इसका शेयर सिर्फ 34.2% तक है। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कुछ डेवलपिंग नेशंस जैसे कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ नेशंस, डेवलपिंग नेशंस ने मोर देन 40% इंडिया का एक्सपोर्ट लिया है 2012-13 में। और एशिया के जो कुछ डेवलपिंग नेशंस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट एशियन कंट्रीज़ ने 28.5% हमारे इंडिया का टोटल जितना भी एक्सपोर्ट है उसमें से 28.5% एशियन कंट्रीज़ ने ही एक्वायर किया है। 2012-13 में UAE ने 12.1% शेयर लिया था इंडिया के एक्सपोर्ट का, जो कि टॉप पोजीशन पे उसका ऑक्यूपाई हुआ था। उसके बाद USA आता है जो कि 12.0% पे है। उसके बाद सिंगापुर 4.52%, फिर चाइना 4.49%, उसके बाद हांगकांग 4.1%, फिर नीदरलैंड 3.5%, फिर UK 2.9%, जर्मनी 2.4% और फिर जापान 2.1%। तो ये है हमारे डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स, हमारे इंडिया का डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये इम्पोर्टर एक्सपोर्ट का डायरेक्शन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे कंट्री के रेसिडेंट और बाकी के जो बाकी के वर्ल्ड के जो लोग हैं उनके बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट सब कंसिस्ट होता है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया के लोग और हमारे कंट्री के जो रेसिडेंट हैं उनके बीच के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। सेकंड कि इसमें सारे ट्रांजैक्शंस अवेलेबल होते हैं चाहे वो विजिबल हो या ना हो। एक पीरियड ऑफ टाइम का बनता है, जैसे कि ये एक एनुअल स्टेटमेंट है तो ये 1 साल का ही बनता है। इसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम अडॉप्ट होती है।
इसमें दो साइड होती है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। रिसिप्ट्स जितने भी है वो क्रेडिट साइड में आते हैं और डेबिट साइड में पेमेंट। जब रिसिप्ट्स पेमेंट के इक्वल होती है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम पे माना जाता है। वहीं अगर रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं तो फिर रिसिप्ट्स पेमेंट से ज़्यादा हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है ऐसा बोलते हैं। और अगर पेमेंट रिसिप्ट से ज़्यादा है तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करती है एक गिवन पीरियड के लिए, यानी एक एनुअल है तो इसलिए एक ईयर के लिए। इसके साथ ही ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है ताकि वो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट के लिए या किसी इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सके और उनके ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद इसके बाद ये गवर्नमेंट को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैरिफ के डिफरेंट रेंज का, जिसके वजह से गवर्नमेंट कुछ अच्छे मेजर्स ले सकती हैं टैक्स इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट गवर्नमेंट को ये भी इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमी का स्टेट कैसा है, या अगर एक्सपांशन या मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी प्लान करना है तो उसमें भी गवर्नमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्पॉर्टेंट माना जाता है हमारे कंट्री के लिए और उसके इकोनॉमी के लिए भी। तो ये था हमारा थर्ड यूनिट जो कि था इंडियन सर्विस सेक्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इसके पहले के 2 यूनिट्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद वाला यूनिट 4 की वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होने वाली है, उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।